हेलो बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने शैतानों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज आपकी क्लास होने वाली है लाइट, प्रकाश। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, जहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे यूपी बोर्ड में आते हैं, स्टेट बोर्डों में आते हैं। और प्रकाश हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर भी है, मतलब आम जीवन का। ठीक है, प्रकाश को हम कई वे में देखते हैं। तो बेटा जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप जैसे और भी आपके जो मित्र हैं वो उसका लाभ उठाएं। ये फ्री है आपके लिए, बिल्कुल। आपके एक क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स के हिसाब से हम इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि जनवरी के भीतर आपका फिजिक्स और जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पूरी तरह से। तो यहां पर प्रकाश, आइए आप देख रहे हैं प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश गर्म स्रोत से उत्सर्जित होने वाला, गर्म स्रोत से उत्सर्जित होने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। और इसकी संवेदना से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, हम लिखेंगे गर्म स्रोत से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हमारे नेत्रों को, हमारी आंखों को या हमारी आंख की रेटिना को संवेदित करती हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की रेंज बहुत बड़ी है और अभी फिलहाल आप उस लेवल पर नहीं हो। विद्युत चुंबकीय तरंगों का कुछ भाग जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, उस भाग को हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश दिखता नहीं, लेकिन जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु से टकराकर हमारे नेत्रों पर आता है और हमारे नेत्रों को संवेदित करता है। माने प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, किंतु यह वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, किंतु यह वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है और इसकी सहायता से हम देख पाते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनकी पहचान कैसे करते हैं कि कौन कौन तरंगे हमारी आंखों को संवेदित करती हैं, कौन कौन नहीं करती। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की ये रेंज जो है 3900 एंगस्ट्रॉम, मानी विद्युत चुंबकीय तरंग जो चलती है तो उसकी एक तरंग की लंबाई 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर अगर 7800 एंगस्ट्रॉम तक है, तभी ये विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश कहलाती हैं, क्योंकि इतना ही भाग प्रकाश का। अब जैसे मान लो आपको कोई सामान दे रहा हो अलग अलग लंबाई का, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा दे रहा है कपड़े का, उससे बड़ा टुकड़ा दे रहा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो उनमें वे टुकड़े जिनमें हमारे पूरे कपड़े सिले जा सकते हैं वही तो हमारी जरूरत के हैं, बाकी को तो हम ले नहीं सकते। उसी तरीके से प्रकृति से, यानी गर्म स्रोत से, सूर्य से अलग अलग तरंगदैर्घ्य की, अलग अलग लंबाई की बहुत सारी तरंगें निकलती हैं, जिनमें से 3900 एंगस्ट्रॉम की लंबाई से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम की लंबाई तक की तरंगें हमें दिखाई देती हैं, दिखाई नहीं देती, सॉरी, वस्तुओं को देखने में सहायता करती हैं और उनकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, क्योंकि वो हमारी आंखों के साथ अनुक्रिया करती हैं। बाकी तरंगे हमारी आंखों के साथ अनुक्रिया नहीं करती। ठीक है, इसलिए विद्युत चुंबकीय के इस छोटे से भाग को हम प्रकाश कहते हैं। और बाकी की तरंगे अलग अलग नाम है, गामा किरणें हैं, यक्स किरणें हैं, रेडियो किरणें हैं, बहुत सारे नाम है इनके रखे गए हैं और वो नाम इनकी लंबाई के हिसाब से रखे गए हैं और इतनी लंबाई की जो तरंगे हैं उन्हें प्रकाश कहते हैं। तो अगर हम बहुत अच्छी परिभाषा लिखना चाहें प्रकाश की तो हम लिख सकते हैं किसी गर्म स्रोत से उत्सर्जित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण जिनकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, वे हमारी आंखों को संवेदित करते हैं और इन्हें प्रकाश कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गई आपकी प्रकाश का डेफिनेशन कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश किरणें जब चलती हैं तो क्या रास्ते में टकराती हैं। जैसे हम लोग चलते हैं तो एक दूसरे से अगर उल्टे सीधे चले किसी मेला में तो क्या होता है, हम एक किसी दूसरे से टकरा रहे हैं, दूसरा किसी तीसरे से टकरा रहा है, तो क्या ऐसे प्रकाश किरणें भी तो चल रही हैं चारों तरफ से, तो क्या वे टकरा रही तो बिल्कुल नहीं टकरा रही, और टकराती हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे में से होकर चले जाते हैं। जैसे भूत में, फिल्मों में देखा है ना,
वो घुसते हैं भूत के अंदर से होके चले जाते हैं। अगर दो भूत टकराए तो कहा एक इधर चलोगे एक इधर चले, ठीक है। उसी तरीके से अगर दो छिद्रों से हम प्रकाश स्रोत को देखें और इन दोनों छिद्रों से प्रकाश अलग अलग एंगल से प्रवेश कर रहा हो और यहां पर हम इनके स्पॉट देखें प्रकाश के, तो ये अलग अलग तीव्रता के दिखाई दे रहे हैं। चलो ठीक है, हम एक स्रोत को बंद कर ले तो जितनी तीव्रता इसकी पहले थी उतनी अब भी है, फिर हम इसको बंद कर ले तो जितनी तीव्रता इसकी है उतनी इसकी भी है। तो प्रकाश तरंगें चलती, लेकिन एक दूसरे का रास्ता बिल्कुल नहीं काटती, किसी से कोई मतलब नहीं, एक दूसरे में से एंट्री लेके बाहर निकल जाती है। तो ये हो गया। अब प्रकाश के गुण हैं, प्रकाश के गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं? प्रकाश के गुण आपकी बुक में दिया है और हम रिपीट करते हैं। पहला, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है पहला। दूसरा, प्रकाश की स्पीड का है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। तीसरा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। चौथा, प्रकाश में परावर्तन होता है। ये एक घटना, एक गुण है, जैसे प्रकाश एक दूसरे को काट नहीं रहे थे ना, वैसे ही प्रकाश परावर्तन की घटना करते हैं। अभी बता रहे परावर्तन क्या होता है, अभी तो गुण आपको बता रहे हैं। पांचवा है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। छठवां है, प्रकाश में व्यतिकरण विवर्तन होता है, व्यतिकरण विवर्तन, ये सब उसके गुण हैं। जैसे सजीव है, खाता है, सोता है, चलता है, पानी पीता है, सांस लेता है, वैसे इसके गुण हैं विवर्तन और ध्रुवण। वैसे तो और भी गुण हैं, लेकिन इतने काफी हैं आपके लिए। एक आध और लिख लो, फोटोग्राफिक प्लेट को काला करता है। एक्सरे प्लेट देखी होगी ना, एक्सरे जब निकालते हैं डॉक्टर्स, तो एक्सरे को फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। वो काली काली दिखती है, जहां पे हड्डियां होती हैं वहां सफेद रहती, तो वो एक्चुअली जब शुरुआत होती है तो वो बिल्कुल वैसे ही रहती, पूरी सफेद, लेकिन जब उस पर प्रकाश पड़ जाता है ना तो वो काली हो जाती है, जहां जहां प्रकाश पड़ जाता है वो हिस्सा काला हो जाता है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को काली कर देती हैं। तो ये हो गया प्रकाश का गुण। अब इसमें पहला गुण हम पढ़ेंगे, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग तो हम बना नहीं सकते, प्रकाश की स्पीड को हम चेक नहीं कर सकते सामान्य विधियों से। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, एक पाइप की सहायता से आप देख सकते हो, सीधी पाइप से दिया देखो दिखेगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके देखो तो नहीं दिखेगा। हम यहां पर पढ़ेंगे इसका मुख्य गुण परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन का गुण पढ़ेंगे, यही हमारा टॉपिक में है, यही हमारे कोर्स में है अभी, परावर्तन और अपवर्तन। तो हम समझेंगे कि परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से चलकर किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो उन्हें प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जैसे मान लो ये हमारा कांच का तल है, ये हमारा कांच रखा हुआ है, यहां पर चिकनी सतह है और यहां पर प्रकाश किरणें आ रही, तो इधर हवा है मान लो और इधर भी हवा ही है। अभी तो हम सिंपल पढ़ेंगे, समान माध्यम है दोनों तरफ। अब प्रकाश तरंगें यहां पे आई और आकर के यहां पे टकराई, तो अगर इस बिंदु पर हम एक लंब खड़ा कर दें, ठीक है, एक लंब खड़ा कर देते हैं ऐसे 90 डिग्री पर, तो जितने एंगल से आई हैं हम देखेंगे कि उतने ही एंगल से वापस चलेंगे। जितने कोण से आई है इसके साथ, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो एक्चुअली हम इसे कहते हैं आई और इसको नाम रखा है हमने आर, और इससे कहते हैं परावर्तन का नियम आपसे पूछेगा या परावर्तन पूछेगा तो कहेगा चित्र बनाना है, तो ये आपतित किरण जो आकर के गिर रही है, पतित माने गिरना होता है, और आ रही है और गिर रही है तो आपतित किरण, और ये टकरा के जा रही है तो ये परावर्तित किरण, और ये वाला कोण आपतन कोण, ये वाला परावर्तन कोण, और ये जो कांच का तल है इसे परावर्तक तल, इसे अभिलंब कहते हैं, बिल्कुल 90 पर खड़ा है, ठीक है। और ये पॉलिश,
कांच पे देखा होगा पीछे पिंक कलर की पॉलिश रहती है, ठीक है। तो अब हम इसे परावर्तन की व्याख्या करें। यदि प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश के इस गुण को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर चित्र में बता देते हैं कि जहां ये पूरा चित्र बनाएंगे और चित्र में बता देंगे कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये बीच में अभिलंब है, ये परावर्तक तल है, ये पॉलिश की गई है और ये आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है। तो ये हो गया आपका परावर्तन, ये आपका परावर्तन हुआ नियम। अब परावर्तन के नियम है, अगर परावर्तन हो रहा है तो वो रूल फॉलो होगा, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम है, पहला आई बराबर आर, अगर परावर्तन की घटना हो रही है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे। दूसरा रूल है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होंगे। ये दो रूल हैं। तो माने आई बराबर आर होना चाहिए और आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का तल एक ही होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि कांच में यहां आके गिर रही है और यहां से जा रही है, तीनों और अभिलंब आपने यहां खींच रखा है, तीनों का तल एक ही होना चाहिए। तो एक ही तल में होंगे। ये दो गुण इसके हैं जिसे हम परावर्तन का गुण कहते हैं या परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। अब इस परावर्तन की घटना से इंस्पायर होकर के, प्रेरित होकर के हमने गोलीय दर्पणों का निर्माण किया, ठीक है। क्योंकि समतल कांच का दर्पण तो जितने कोण से लाओगे उतने कोण पर लौटा देगा। अब हमने गोलीय दर्पणों की जरूरत महसूस की और हमने गोलीय दर्पण बनाए। तो गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। अब यहां पर अगर हम एक गोला ले लें और उस गोले को यहां से काट दें तो काटने पे वो कैसा दिखाई देगा? ये तो दिखेगा उसका फ्रंट अगर हम सामने से देखें, और ये दिखेगा उसका साइड, इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल तवे की तरह, बिल्कुल तवे की तरह। अगर बड़ा सा कांच का गोला उसमें से काटे तो कल्पना करो तवे की तरह दिखेगा, इस तरीके से दर्पण दिखेगा आपका। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसकी किस सतह पर पॉलिश कर देते हैं। तो यहां पर अगर आप इसकी इस सतह को पॉलिश कर देते हैं तो जिधर से रोटी डलती है वो वाली दिशा चमकदार रहेगी और जिधर आग लगती है वो वाली दिशा जो है आपने पॉलिश कर दी है। तो इस अवस्था में इसे अवतल दर्पण कहेंगे। और एक हमने दूसरी ओर से भी काट लिया, इधर से काट लिया। अब इधर से काट के देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? ये तो हो गया उसका फ्रंट का पार्ट और ये हो गया उसका पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। अब इसमें हम उधर पॉलिश कर दें जिधर रोटी पड़ती है, ठीक है। इधर हम ऐसी पॉलिश कर दे रहे हैं, ये वाला सिरा पूरा पॉलिश हो रहा है अंदर। और परावर्तन किधर से कराएंगे? इधर से, जिधर से आग लगती है, ये चमक रही है। तो इस तरीके के दर्पण का ये उठा भाग होगा, ठीक है। तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। तो ये तो हो गए हमारे दर्पण। अब इन दर्पणों को लेकर के कुछ हमारे पास नए नए शब्द हैं, उन्हें हमें समझना होगा। जैसे ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं? तो ये जो दर्पण है ना, ये जो तवे जैसा आपका दर्पण है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इसमें एक बूंद ऐसे करके एक बूंद पानी डाल दो ठंडे तवे पे, वो जहां जाके बीच में रुक जाएगा, वो जहां जाके बीच में रुक जाएगा वो आपका ध्रुव कहलाएगा। आप समझ गए होगे, ठीक है। कटे भाग के मध्य बिंदु को, कटे भाग के
या फिर यहां पे लिख सकते हैं कि दर्पण, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। बिल्कुल ये बीच वाला हिस्सा है यहां पर, ठीक है ना, एकदम अंदर। फिर वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? तो दर्पण जिस कटे गोले का भाग होता है, दर्पण जिस कटे गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। फिर वक्रता त्रिज्या, ये सभी परिभाषाएं आप पढ़ सकते हैं, किताब में भी है और हम आपको समझा भी दे रहे हैं। वक्रता त्रिज्या, इसके लिए भी आप वही बताएंगे, दर्पण जिस कटे गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण जिस कटे गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र के लिए दर्पण जिस कटे गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर वक्रता त्रिज्या प्राप्त कैसे करते हैं? ध्रुव व केंद्र को, वक्रता केंद्र को ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने पर। अब मान लो दर्पण को हम ऐसे दिखाते हैं, अब इस दर्पण का ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, इसको मिला दिए तो ये क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। फिर आता है मुख्य अक्ष, ये सब काल्पनिक है। मुख्य अक्ष, अब ये भी वही कंडीशन है, ध्रुव व वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा, मतलब ये तो इतनी तो वक्रता त्रिज्या है, लेकिन अगर इसी को ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। मानी तवे के बिल्कुल बीचों बीच, तवे के बिल्कुल बीचों बीच छेद करके उसमें एक रॉड डाल दो, ऐसे पकड़ लो, तो वो क्या है उसका? मानी ये आपका दर्पण है तो ये उसका मुख्य अक्ष है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ हमारी परिभाषाएं हैं। अब लास्ट है हमारा फोकस, सबसे अहम, फोकस किसको कहते हैं, ठीक है। तो दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात, देखो इसकी व्याख्या हम ऐसे करते हैं कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात परस्पर समांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक है। और एक फोकस की सबसे अहम चीज कि फोकस यह बराबर होता है r/2, मानिए फोकस दूरी, ये ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी जो fp है, ये दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब अगर ये आपका फोकस है तो इतनी ही दूरी पर आपका वक्रता केंद्र C भी होगा, ठीक है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब यहां पर आता है प्रतिबिंब बनाने के नियम, कि भैया प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, ठीक है। ये सारी परिभाषाएं आपकी एक एक नंबर में आ सकती हैं, बहुविकल्पी में आ सकती हैं और छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं इसे, आइए देखते हैं। तो प्रतिबिंब मतलब किसी वस्तु से प्रकाश जब परावर्तित होकर पुनः किसी बिंदु पर मिलता है तो वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? जैसे देखिए ये हमारा दर्पण है, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण का ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये प्रतीकात्मक चित्र है,
इसे P कहते हैं, ये F मान लेते हैं और यहां पे C मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका पहला लॉ कहता है, पहला रूल कहता है, ठीक है, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये रूल्स आपको याद रखने हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती हैं, और अगर ये दर्पण उल्टा हुआ तो यहां पर होगा, इसमें इसका फोकस इस तरफ होता है, क्योंकि दर्पण इधर कटा है तो वक्रता त्रिज्या इधर होगी, तो इसका फोकस इधर होता है। ठीक है, अब यहां पर कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात इतना बाहर की ओर घूम जाती हैं कि ऐसा लगता है जैसे यहां से आ रही और ऐसे आगे जाती है। ठीक है, दोनों के लिए पहला रूल सेम ऐसा है। इसके लिए रूल क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, और दूसरे के लिए है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इधर से आ रही, लग रहा है इसके अंदर से आ रही है। अगर इधर कोई लाइट रखी, आप ऐसे देख रहे हैं शीशे में, तो आपको लगेगा कि लाइट इसके अंदर से आ रही, और इसमें दिखेगा कि पीछे से आ रही। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल है। दूसरा रूल है कि अगर कोई हमारे पास उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, ठीक है, और उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें इसके फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जा रही है, ऐसे फोकस से, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। ऐसे आई है, अगर सीधी जा रही थी तो फोकस से आ रही थी, और फोकस से जा रही तो सीधी हो जा रही है, समांतर हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। और अगर यही आपका उत्तल है, तो दर्पण पर आपतित होती हुई ऐसी किरण जो सीधी जाती तो इसके फोकस से होकर जाती, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहां पर क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो अवतल दर्पण के से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसमें क्या है, फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की किरण, फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इन सारे नियमों को याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी। यह सेकंड नियम है। और तीसरा नियम है कि अगर किसी उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, तो वह परावर्तन के पश्चात सीधी वापस लौट लेती है, भैया जैसे आई थी वैसे वापस चली जाती है। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है कि वो अगर सीधी जाए तो इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, अगर वो सीधी जाने पाए, यहां दर्पण ना हो, तो वो सीधे इसके वक्रता केंद्र से होकर जाए, तो ऐसी प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात पुनः वापस लौट जाती है। और इसमें सी को फाड़ते हुए आ रही हो, सी को काटते हुए आ रही है, सीधा सीधा तो टकरा के लौट जाती है। और इसमें चूंकि कांच यहां बीच में है तो काल्पनिक रेखा थी, तो ये सी से होकर चली गई है, तो काल्पनिक रेखा ही, ऐसी कोई रेखा होती थोड़ी है। और यहां पर क्या है, यहां पे तो सीधा सीधा दर्पण है आपके सामने, तो दर्पण को कैसे भेद कर निकल जाती, तो ये फिर यहीं से वापस लौट जाती है। और ये टकराने के बाद माने सी में दोनों की कंडीशन सेम हुई है, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, और इसके आधार पर हम सीखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है। अलग अलग कंडीशन के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन आया था पिछली बार कि अवतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है, किरण आरेख खींचकर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जानना कि कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा चिन्हों का नियम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। और इसके न्यूमेरिकल्स हम आपको अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों कर पाना बहुत ही कठिन काम है और आपको भी समझने में समय लगेगा, तब तक दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लो कोई दर्पण रखा है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ठीक है। इसका मुख्य अक्ष खींच दो
अब इसका ये ध्रुव P है, तो और ये हमारा दर्पण है, यहां पे M1 M2 लिख दो, मिरर, इसके दोनों किनारे हैं, ये जैसे ऐसे सामने है, तो ये M1 ये M2, तवे की तरह कल्पना किया करो हमेशा इसकी, ठीक है। तो ध्रुव के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक, ध्रुव के दाईं ओर की, पहला नियम है, ध्रुव के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, ठीक है। ध्रुव के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। दूसरा लॉ, मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, इधर भी और इधर भी पॉजिटिव, इधर भी नेगेटिव, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में सभी ऋणात्मक, इस डायरेक्शन में सभी धनात्मक, ऊपर सभी धनात्मक और नीचे सभी ऋणात्मक। नीचे की दूरियां जितनी है उन्हें ऋणात्मक लेते हैं, बिल्कुल कार्तीय तल की तरह इसकी दूरियों को नापते हैं। तो अब चलो समझ गए होंगे चिन्हों के नियम इनके, वहां की जरूरी है सवालों के लिए, इसको याद रखिएगा। अब आइए प्रतिबिंब बनाने की विधि देखते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो इस दशा में हम यहां पे दर्पण का रेखा चित्र बनाएंगे। यह हमारा C हो गया, यह हमारा F हो गया, ठीक है। अब प्रकाश की किरण अनंत पर होगी तो वो समांतर आएगी, उल्टा लिख दिया मैंने, ये F है, ओह ये C है, ये F है, ठीक है। और बहुत सारी प्रकाश की किरणें आएंगी और वो सभी किरणें आकर के कहां से जाएंगी, टकराने के पश्चात फोकस से, ठीक है। तो यहां पे प्रतिबिंब बिंदुवत होगा, बिंदुवत होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक कैसे पहचानेंगे बेटा, ये दर्पण है ना, पीछे पॉलिश किया, तो अगर चित्र पीछे बन रहा है तो काल्पनिक है भैया, दर्पण के पीछे कहां कुछ, जब पॉलिश कर दिया प्रकाश जा ही नहीं रहा, तो अगर उधर दिख रहा है तो काल्पनिक है, अगर इस ओर दिखाई दे रहा है तो वास्तविक है, इधर बन रहा है तो वास्तविक है, ठीक है। और अवतल में कैसे होगा, वो उत्तल में कैसे होगा, ये इसका ध्रुव P हो गया, इसका फोकस F हो गया और इधर वक्रता केंद्र C हो गया। अब बहुत दूर से आ रही प्रकाश की किरण, तो ये समानांतर आएंगे और समानांतर आने के बाद ये क्या होगा कि इधर को डॉटेड, चूंकि जा तो रहा नहीं, केवल कल्पना में ऐसे लगता है, तो डॉटेड यहां पे बिंदुवत बनेगा और इस तरीके से ये फैल जाएगा, ठीक है। तो यहां भी होगा बिंदुवत, हमें लगेगा वो स्रोत यहां पे है, बिंदुवत आभासी। अब दूसरा है, वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर। अब यहां से आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। हम ऊपर बनाते हैं ताकि आप आसानी से कर सकें। वस्तु वक्रता केंद्र पर, अब यहां पे आप दर्पण ले लो, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। अब यहां पे हम ऐसे स्केल लेकर के बराबर लंबाई पे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। मान लो ये हमने ले लिया 6, यहां पे 6 और यहां पे 12, ठीक है। ये हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया। अब वस्तु यहां रखी हुई है, ठीक है। तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण, अब आप इसकी लंबाई को नाप लो कितना है, 8, और यहां पे रख लो 8, यहां निशान लगा लो। अब ऐसे पटरी लगा करके इसको बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ा। अब कहां से ले जाना है आपको, अब यहां से फोकस पे पटरी लगाओ ऐसे, और बिल्कुल इसको ऐसे लेके जाओ, ठीक है। और उसके बाद दूसरी किरण कैसे गुजारोगे, फोकस से लेके जाओ इसको और इसको मिलाओ। दूसरा लॉ, जो किरणें फोकस से जाती हैं वो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो इसको ऐसे लेके आओ। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहीं पर,
ठीक है ना, यहां पे रखा गया, देखो यहां पे रखा आपने, किरण ऐसे आई तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुड़ करके कहां से गई, फोकस से गई, और दूसरी यहां से बहुत सारी किरणें फूट रही, सभी दिशाओं में फूट रही है, तो यहां से गई इस तरफ, फोकस से होकर गई तो टकरा करके यहां पे बन गई। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, ध्रुव पर, ओ सॉरी, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। कैसा बन रहा है, वास्तविक, और कैसा है, उल्टा, और कैसा है, वस्तु के बराबर। ठीक है, थर्ड है वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य रखी। अब ऐसी कंडीशन में कैसे बनेगा, तो देखो यहां पर ये हो गया हमारा दर्पण, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये P, ये F, ये C। ठीक है, अब वस्तु हमारी कहां रखी है, वस्तु हमारी इन दोनों के बीच में रखी है। तो पहले भैया ये दूरी और ये दूरी यहां नाप लो और मुख्य अक्ष के समानांतर लेके जाओ, और ये कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक है, अब दूसरी फोकस से निकाल लो, ऐसे जाएगी और टकरा करके ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ये तिरछा हो गया, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जाएगी, और ये यहां बन रही है। ठीक है ना, अब ये क्या आप देख रहे हैं, पहले लॉ को हमने फॉलो किया कि जो समांतर चल रही है टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, गुजार दो। दूसरी जो फोकस से होकर से जा रही है वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो यहां पर दोनों किरणें जहां मिलेंगे वहीं पे इसका शीर्ष मिला देंगे, तो ये लिखेंगे वक्रता केंद्र से दूर। अब दूर हट रही है, बड़ी, वस्तु से बड़ी है, उल्टी और वास्तविक, ये कंडीशन हो। ठीक है, अब आओ अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, आगे की क्लासों में भी आपको दिक्कत ना हो इसके लिए इसको बहुत अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे ढंग से आप रेखा चित्र बना लेंगे और उतना सही आपका फिगर बनेगा। बस एक बार समझ लें, उसके बाद फिर जीवन भर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा आपके। अब चौथी कंडीशन है कि फोकस पर रख दें, फोकस पर, तब क्या होगा, अब यहां पे ले लिया, ये बिंदु हमारा P है और यहां से मिला दिया। ठीक है, ये हमारा F, ये हमारा C। अब F पर वस्तु को रखा गया, ठीक है, F पर हमने वस्तु को रख दिया और अब मुख्य अक्ष के समांतर जो चलेगी वो तो ऐसे जाएगी और टकराने के पश्चात फोकस से होकर जा रही, थोड़ा सा इधर उधर खिसक गई, ये यहां से फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, ये फोकस से होकर जा रही है। अब दूसरी प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, तो हम कल्पना करते हैं कि ये यहां से कोई प्रकाश की किरण ऐसे गई और यहां टकराई। अब चूंकि ये इस डायरेक्शन में चल रही थी कि टकरा करके अगर ये पीछे लौटती है तो ये C से होकर जाती है। ठीक है, मतलब ये किरणें आपस में कहीं मिलेंगी ही नहीं, तो अगर फोकस पे रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, मानी ये कहीं एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं। और लास्ट कंडीशन है हमारी पांचवी कि वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य रखा हो। पिछले साल आया था ये, ध्रुव के मध्य रखा। अब यहां पर क्या है, ये हमारा दर्पण है, इस दर्पण के सामने ये फोकस है और यहां पर हमने वस्तु को रखा है और ये हमारा वक्रता केंद्र C है। ठीक है,
और यहां पे हमने वस्तु को रखा है। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण टकराई और टकरा करके आगे फोकस से आगे निकल गई। ये बिल्कुल ऐसे चली गई इधर को। अब दूसरी किरण ऐसे चल रही थी कि वो सी से होकर जाए, माने इधर से टकराने के पश्चात अगर लौटेगी तो सी से होकर जाएगी, तो सीधी जाने वाली है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब इस किरण को इधर तो मिल नहीं रही, तो इसको ऐसे पीछे बढ़ाते हैं, ऐसे। अब पीछे बढ़ा लेगा तो यहां पे बनता है बड़ा सा प्रतिबिंब। ठीक है, अब इसे कहते हैं सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी, दर्पण के पीछे। ठीक है, अब यहां एक चीज आती है कि अगर ऐसे अलग अलग जगह पे रखते हैं तो कभी बराबर बनता है, तो कभी बड़ा बनता है, तो कभी छोटा बनता है। ठीक है, तो वास्तव में ये कितने गुना कब बड़ा बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर जब प्रतिबिंब बनते हैं तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट करने के लिए, गणना करने के लिए, दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए, प्रतिबिंबों की स्थितियां निकालने के लिए हम इसे गणितीय विधि से गणना करते हैं। ठीक है, अब यहां पर फोकस दूरी की गणना, माने आपको एक दर्पण दिया गया और इस दर्पण से आपने किसी वस्तु को, मान लो ये इसका फोकस है और ये इसका ध्रुव है, आपने किसी वस्तु को यहां रख दिया और रखने से ये आपका इस तरीके का प्रतिबिंब बन गया यहां पर। ठीक है, तो जहां पर आपने वस्तु को रखा ये दूरी हम नाप सकते हैं और इस दूरी को कहते हैं यू। और जहां प्रतिबिंब बना वहां से ये आपका ध्रुव P है और इसी ध्रुव की सीध में दूरियां ली जाती हैं और ये दूरी जो होती है ये कहलाती है V। माने दर्पण से वस्तु की दूरी को हम U कहते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी को U कहते हैं। और अवतल दर्पण के लिए हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल के लिए भी ऋणात्मक होती है, लेकिन जो V है वो अवतल के लिए एक परिस्थिति में धनात्मक होती है, जैसे अभी लास्ट वाला प्रतिबिंब बना था। ठीक है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी U कहलाती है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V कहलाती है। तो जब हम फोकस दूरी निकालते हैं तो हम फॉर्मूले का उपयोग करते हैं 1/f = 1/v + 1/q। ये फोकस दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसे UVF में संबंध भी कहते हैं, UV व F में संबंध। इसकी सहायता से हम दर्पण की फोकस दूरी निकालते हैं। ठीक है, अब यहां पर U की जो लंबाई है वो दोनों दर्पणों के लिए ऋणात्मक होती है। V की लंबाई अवतल दर्पण में सभी परिस्थितियों में धनात्मक होती है, केवल आखिरी परिस्थिति जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है उसमें V ऋणात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण में V धनात्मक होता है। जबकि अवतल दर्पण में ये कंडीशन है, लेकिन उत्तल दर्पण में इसके जस्ट विपरीत रहता है, U हमेशा ऋणात्मक उसमें रहता है, लेकिन V का मान इसके उलट हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, अब आता है आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है कि कोई भी प्रतिबिंब अपने वस्तु का कितना गुना बन रहा है, माने वस्तु जितनी लंबाई की आपने रखी है, क्या प्रतिबिंब जो है उतना ही है या फिर उससे बड़ा है या फिर उससे छोटा है। तो इसकी मात्रा बताने के लिए, इसकी ये पता लगाने के लिए हम वस्तु की लंबाई के सापेक्ष निकालते हैं कि वस्तु की लंबाई का कितने गुना है। ठीक है, तो यहां पर आवर्धन के लिए हम लिखते हैं प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे यम से लिखते हैं। तो यम बराबर होता है I/O, I फॉर इमेज यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और O मतलब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन यम कहते हैं और यह मान बराबर होता है I/O बराबर -V/U के।
जैसी जरूरत होती है उस तरीके से सवालों में इसको प्रयोग करते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं, तब तक इतनी चीजें आप दोहरा लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।